रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कारकेड, उत्पल और लोहार वंश के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे राजपूत काल, जो कि हमारा 800 से 1200 ईस्वी के बीच था। तो देखिए, राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं। तो राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और इसे क्यों पूर्व मध्यकाल कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो भारत का इतिहास है, इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो जो मध्यकाल है, इसके पहले यानी जो मध्य राजपूत काल है, ये मध्यकाल से पहले आता है, इसीलिए इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है राजपूत काल के बारे में जानकारी चंदवर दाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजपूत काल के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो किससे मिलती है? पृथ्वीराज रासो से। और ये किसने लिखी है? तो चंदवर दाई से। ठीक है। और उसके बाद है कि राजपूत काल में 4 वंशों की जानकारी मिलती है। यानी जो हमारा राजपूत काल है, इसमें कुल 4 वंश हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य और चौथा है चौहान। देखिए, जो प्रतिहार वंश है, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, क्योंकि हमें त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ना था, है ना। तो इसीलिए हमने प्रतिहार वंश को पहले ही पढ़ लिया है। तो आज हम देखेंगे परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश। तो पहले देखते हैं हम परमार वंश। देखिए, यह वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। यानी जो परमार वंश है, यह मध्य प्रदेश यानी मालवा के क्षेत्र में था। मध्य प्रदेश को ही मालवा का क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। संस्थापक आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही सबसे मेन होते हैं। तो जो परमार वंश था, इसके संस्थापक उपेंद्र राज थे। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। यानी जो परमार वंश था, इसके पहले राजधानी उज्जैन थी और बाद में इसकी जो राजधानी वो धारा नगरी हो गई। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज था। आप लोगों ने राजा भोज के बारे में बहुत सारी कहावतें भी सुनी होगी, जैसे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी कहावतें हैं। तो राजा भोज के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। तो जो राजा भोज थे, ये परमार वंश के थे और सबसे शक्तिशाली शासक थे परमार वंश के। इन्होंने ही अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई। देखिए, पहले राजधानी उज्जैन थी, लेकिन उसके बाद राजा भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी को बना ली। इन्होंने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा भोज ने। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की। तो परमार वंश के शासक राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की। फिर है, इस काल में ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अंततः इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। देखिए, शासक धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। फिर उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आया, यानी मध्यकालीन भारत जब हमारा आया, तो उस समय सल्तनत काल का इस पर अधिकार हो गया, यानी इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया। ठीक है, तो परमार वंश समाप्त हो गया। अब अगला है गुजरात का चालुक्य या सोलंकी। ये दोनों वंश एक ही के नाम है, चाहे गुजरात का चालुक्य वंश बोला जाए या सोलंकी वंश बोला जाए, दोनों एक ही हैं और ये गुजरात के क्षेत्र में थे। ठीक है, यह वंश गुजरात के क्षेत्र में था। इसके संस्थापक मूलराज थे। गुजरात का जो चालुक्य वंश था या सोलंकी वंश था, इसके संस्थापक मूलराज थे। इस वंश का शासक भीम प्रथम के सामंत विमल शाह थे, जिन्होंने वास्तुपाल तथा तेजपाल नामक अधिकारियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर फेमस है और इसको पूछा भी जाता है कि किसने बनवाया। तो शासक कौन था? भीम प्रथम। और इसका जो सामंत था विमल शाह, इसने ही अपने 2 अधिकारियों यानी वास्तुपाल और तेजपाल से इस मंदिर को बनवाया। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। शासक भीम प्रथम और भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के शासनकाल में ही सोमनाथ मंदिर को लूटा। देखिए, जो महमूद गजनवी था,
इसने बहुत सारी जगहों को लूटा था, बहुत सारे मारपीट की थी, बहुत सारी चीज़ों को लूटा था। लेकिन सोमनाथ मंदिर फेमस है, क्यों? क्योंकि यह धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है ना। बाकी बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज़ें लूटी हुई है, लेकिन सबसे फेमस सोमनाथ मंदिर ही है, क्योंकि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो उस समय जब ये सोमनाथ मंदिर लूटा तो उस समय शासक भीम प्रथम थे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भीम द्वितीय हुआ। भीम प्रथम पहले थे जिनके समय सोमनाथ मंदिर लूटा गया, अब ये भीम द्वितीय हैं, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ये मोहम्मद गजनवी हैं और ये मोहम्मद गौरी, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और भीम द्वितीय के समय मोहम्मद गौरी ने, और जो भीम द्वितीय थे इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ठीक है। यह मोहम्मद गौरी की भारत पर प्रथम पराजय थी। अंततः इस वंश पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। देखिए, परमार वंश की तरह गुजरात के सोलंकी वंश पर भी दिल्ली सल्तनत का ही अधिकार हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो शासक थे वो छोटे छोटे क्षेत्रों में थे। अब छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके, तो छोटी छोटी ही सेनाएं थी, और इसीलिए वो बड़े सेना के सामने टिक नहीं पाए और धीरे धीरे करके पूरे भारत पर सल्तनत काल का अधिकार हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है चहमान या चौहान वंश, दोनों एक ही हैं, ठीक है। देखिए, इस वंश के संस्थापक वसुदेव थे। वसुदेव का अन्य नाम सिंहराज भी है, ठीक है। तो जो चहवान या चौहान वंश था, इसके संस्थापक वसुदेव थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक अरुणो राज थे। कौन? अरुणो राज, जिनके दरबार में संस्कृत के विद्वान विग्रहराज रहते थे, विसल देव रहते थे। इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ विसल देव, ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव, या फिर आप इन्हें केवल विसल देव भी बोल सकते हैं, और इन्होंने ही हरिकेली नामक नाट्य संस्कृत लिखा है। संस्कृत नाट्य लिखा है, मतलब ये संस्कृत नाटक है, ठीक है। इनकी जो रचना हरिकेली है, ये नाटक है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। फिर उसके बाद है इस वंश के अगले शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान ही चौहान वंश के सबसे फेमस राजा हैं, है ना। सबसे फेमस शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, और ये तृतीय थे, यानी कि इनसे पहले भी दो पृथ्वीराज चौहान रह चुके हैं। तो तृतीय तो आप लोग अच्छे से ही याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम दे दिया तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है, जो पृथ्वीराज सबसे ज़्यादा फेमस है। इन्होंने जयचंद के साथ मिलकर तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। देखिए, इससे पहले मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है, लेकिन इसने फिर आक्रमण किया और इस बार तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया तराइन के प्रथम युद्ध में। किसकी सहायता से? अपने मित्र जयचंद की सहायता से, ठीक है। और यह युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ठीक है। फिर उसके बाद है कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज हार गए। देखिए, जो इनके मित्र जयचंद थे, इनसे इनका थोड़ा विवाद चला था, जिस कारण इस बार जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया और पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गौरी से, ठीक है। तो और ये युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध था, और ये कब हुआ? 1192 में, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और द्वितीय युद्ध में हार गए, ठीक है। फिर उसके बाद है कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद की हत्या कर दी। देखिए, जो जयचंद थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं दिया, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए, और अंत में खुद मोहम्मद गौरी ने ही इनको चंदावर के युद्ध में हरा कर इनकी हत्या कर दी। तो ये था हमारा चौहान वंश, ठीक है। तो हमारा राजपूत काल में मेन यही 4 वंश होते हैं, और इन चारों वंशों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ठीक है। तो ये हमारा प्राचीन इतिहास करीब करीब ख़त्म हो चुका है, और अब अगले
वीडियो से हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो आई होप कि आपको ये जो राजपूत काल था और इसके पहले का जो प्राचीन इतिहास था वो सब आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।